एक गांव में पुष्पनाग नाम का 10 साल का लड़का रहता था। वो पैदाइशी शैतान था। उसके माता पिता रघु रेवती हमेशा उससे परेशान रहते थे। रोज स्कूल से कुछ न कुछ शिकायत लेकर आता था। किसी का कभी सर फोड़ दिया तो किसी का हाथ पैर तोड़ दिया। एक दिन स्कूल का प्रिंसिपल रघु को बुलाकर, देखिए, हम आपके बेटे को इस स्कूल में और नहीं पढ़ा सकते। आए दिन उसकी शैतानी बढ़ती जा रही है। जब से वो पुष्पा फिल्म आई तब से उसने अपना नाम भी बदल दिया। आजकल वो खुद को पुष्पनाग के बदले में पुष्पराज समझ रहा है। पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला कहकर सबको मार रहा है। उसको कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। हमें माफ कीजिए, हम आपके बच्चे को यहाँ पढ़ा नहीं सकते। रघु उदास होकर घर लौटा। घर आकर अपनी पत्नी रेवती से घटी सारी बातें सुनाई। आप फिक्र मत कीजिए, जरूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। उतना कहकर रेवती अपनी मरी हुई माँ को याद की। तुरंत उसकी माँ प्रकट हो गई। अपनी बेटी की तकलीफ को भांप कर, बेटी तुम फिक्र मत करो, पुष्पनाग को हमारे भूतिया स्कूल में भर्ती करवा दो, वो एकदम से सुधर जाएगा। पर जब तक वो सुधर न जाए ध्यान रखना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि वो वहां पे पढ़ रहा है। रेवती अपनी माँ की बात मानकर पुष्पनाग को भूतिया स्कूल में भर्ती कर दी। पुष्पनाग अंदर जाते ही पहले उसकी नजर रिसेप्शनिस्ट पे गिरी तो वो चुड़ैल जैसी लग रही थी। वेलकम टू आवर स्कूल पुष्पनाग, सभी टीचर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वेलकम वेलकम, जाओ। पुष्पनाग उसको देखकर हंसने लगा। ओए पागल औरत, तुम्हारा शक्ल तो चुड़ैल जैसी लग रही है। पर मैं पुष्पराज झुकेगा नहीं शाला। कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वो अंदर क्लासरूम में गया तो टीचर हवा में उड़ते हुए बच्चों को पढ़ा रही थी। पुष्पनाग उस टीचर को देखकर, बाहर भी चुड़ैल और अंदर भी चुड़ैल, मजा आ गया। ओए बावली औरत, क्या तुझे इतना घमंड चढ़ गया कि तेरे पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे, हवा में उड़ रही है? मैं अभी आ गया हूँ ना, अभी तुझे जमीन पर लेकर आऊंगा। पुष्पराज झुकेगा नहीं शाला। पुष्पनाग की बात सुनकर टीचर को बहुत गुस्सा आया। बदतमीज लड़का, टीचर के साथ किस तरह बात करते हैं, तमीज नहीं है तुझे? रुक, मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। कहते हुए पुष्पनाग को उसने हवा में उल्टा लटका दिया। पुष्पनाग लटकते हुए, वाह, ये गेम मुझे बहुत मजा आया। अभी आएगा असली मजा। मेले बलाबल का टीचर मुझे अब भी जाकर मिला। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। टीचर को और गुस्सा आया तो उसने हवा में ही उसको गोल गोल घुमाया। तब भी पुष्पनाग के अंदर जरा भी डर पैदा नहीं हुआ। आखिरकार भूतनी टीचर थक गई। शाम होते ही रेवती पुष्पनाग को घर वापस ले आई। पुष्पनाग रोज स्कूल जाने लगा और जाके सारे टीचरों के नाक में दम करने लगा। एक दिन भूतनी प्रिंसिपल रेवती को बुलाकर, देखो रेवती, तुम्हारा बेटा बिल्कुल हाथ से निकल चुका है। जब हम ही उसे सुधार नहीं पाए तो दुनिया का कोई भी टीचर उसको सुधार नहीं सकता। फिर भी मैं एक आखिरी बार कोशिश करती हूँ। कहते हैं शैतान बच्चों में एक मासूम सा मन भी होता है। जाओ, एक आखिरी कोशिश करती हूँ। भूतनी प्रिंसिपल की बात सुनकर रेवती रोती हुई चली गई। तब प्रिंसिपल पुष्पनाग को अपने कमरे में बुलाकर, पुष्पनाग, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कितना परेशान है? अरे मैडम, मेरे माँ बाप कुछ परेशान नहीं है। वो जब भी देखो मुझे डांटते रहते हैं, पीटते रहते हैं। उनको मेरी कभी फिक्र ही नहीं है। जब भी देखो उसके साथ इसके साथ मेरी तुलना करते रहते हैं। मैं क्या चाहता हूँ उन्होंने कभी मुझे पूछा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए परेशान हैं ये दिखा दूँ तो क्या तुम आज से सुधर जाओगे? इतना कहकर उसने अपने हाथों से
आकार बनाकर एक मायावी टीवी बनाया तो पुष्पना को टीवी में उसके माँ बाप उसके तस्वीर के सामने बैठकर रोते हुए नजर आए। तब वो भी उदास हो गया और उसके आंखों में भी आंसू आ गए और वो भागते हुए घर गया और माँ बाप दोनों के चरण छुआ। बाद में वो उनसे, मैंने आपको बहुत सताया है, आज से आपकी हर बात मानूंगा, मुझे माफ कर लो। देखते लेना आगे जाकर आपका बेटा स्कूल में नंबर 1 बनेगा, पढ़ाई में भी पुष्पराज, झुकेगा नहीं। रघु और रेवती दोनों पुष्पना की बातें सुनकर रो पड़े और खुशी खुशी उसे गले लगाए। भोलकपुर गांव में सोमेश और जगत रहते थे। वे दोनों जिगरी दोस्त थे। जगत दिहाड़ी मजदूरी करता था और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता था, लेकिन सोमेश का किसी काम में मन नहीं लगता था। वो दिन भर बस इधर उधर घूमता रहता था। वो बहुत शरारती भी था। वो हमेशा जगत को चिढ़ाया करता था। एक दिन दोनों दोस्त साइकिल पर सवार कहीं जा रहे थे। जगत साइकिल के पैडल मार रहा था, सोमेश पीछे बैठा था और चुटकुले सुना सुनाकर जगत को हंसा रहा था। ऐसे ही एक चुटकुले पर जोर से हंसने पर उनका संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे गोबर के ढेर की तरफ जाने लगे। सोमेश को जैसे ही ऐसा होने का एहसास हुआ, वो तुरंत साइकिल से कूद गया। गोबर के ढेर में गिरे जगत को देख सोमेश जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर जगत ने एक शब्द भी नहीं कहा और वहाँ से जाने लगा। साइकिल पर सवार मन ही मन, मैं अपने बगल में अपने बिस्तर पर छिपकली को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इस सोमेश को बर्दाश्त करना मुश्किल है। मुझे किसी भी तरह हमेशा खुद को व्यस्त रखना होगा, तभी मैं शांति से रह सकूंगा इससे दूर। वो ऐसे सोचते हुए अपने घर चला जाता है। उसकी पत्नी कला ने जब अपने पति को गोबर में सने कपड़ों में घर आते देखा तो बोली, क्यों जी, तैरने के लिए पानी नहीं मिला तो आप गोबर में ही तैर लिए का? जानकर क्यों गोबर में तैरूंगा, जरा बताओ तो। गोबर से ज्यादा तो वो सोमेश है खतरनाक, ये सब उसकी वजह से ही हुआ है मेरे साथ। ऐसा कहकर वो गुस्से में अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आता है। पति को देखकर कला, आज वैसे भी तुम्हारे पास काम नहीं है ना, तुम जाकर भैंस को खाना खिलाओ और पानी दे दो, ये भूसा भी देना। एक दिन के लिए मैं जरा घर पर रहकर आराम करूंगी, समझे? रोज भी क्यों करना है तुम्हें ये सब? अगर हम उस भैंस को बेच दें तो कम से कम हमें कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। बेचेंगे काहे को? मेरी दादी ने मुझे इतने प्यार से तोहफे में दी है, हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहेगी। ठीक है, तो सोमेश के पास कोई काम नहीं है, आज से हम उसे इसकी देखभाल करने के लिए कह देते हैं, ठीक रहेगा ना? जगत ने ऐसा कहा तो कला राजी हो गई। वो उस भैंस को तुरंत सोमेश के पास ले गया। दरअसल वो भैंस एक जादुई भैंस थी और अगर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करे तो वो उसे सोना देती थी, लेकिन इसकी जानकारी किसी को थी नहीं। तो अब देखते हैं कि उस सोने को पा सके वो भाग्यशाली कौन है। क्यों रे, मैंने गोबर में गिरने पर तेरी खिल्ली उड़ाई, तू मुझे भैंस से मारने ले आया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और तेरी भाभी गाँव जा रहे हैं, लौटने में 4 दिन लगेंगे, तब तक तू भैंस की देखभाल करना। तू मेरा दोस्त, रिश्तेदार, मेरे लिए सब कुछ है ना सोमू, है कि नहीं? बोलना। चुप है तू तो, बोल। हाँ, मैं तेरा सब कुछ हूँ, लेकिन भैंस की देखभाल करने का तरीका मुझे पता ही नहीं है। बोल, अब क्या करूँ? उसमें समझने के लिए क्या है? तुझे भैंस के मुंह से उसकी पूंछ तक उसे करीने से धोना है बस। हर घंटे इसे बदबू तो नहीं आ रही देखते रहना होगा और इस पर इत्र लगाना होगा। कहाँ पर? मुझे इत्र कहाँ पर लगाना होगा भाई? हाँ, भैंस के शरीर पर, और कहाँ? मेरे इतना चिढ़ाने पर भी तूने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। 4 दिन तक क्या मैं तेरी भैंस की देखभाल नहीं कर सकता? 4 दिन नहीं, कुछ और समय भी लगे तो तू लगा लेना, मैं इसे संभाल लूंगा। तू और भाभी खुशी खुशी जा। तो जगत वहाँ से चला गया। सोमेश उस भैंस को पास के पेड़ से बांधकर सो गया। वो भैंस थोड़ी देर बाद जोर जोर से रंभाने लगती है। उसे लगता है कि भैंस को भूख लगी है, इसलिए वो एक बाल्टी में थोड़ा पानी लेकर उसके सामने रख देता है। भैंस पानी नहीं पीती और जोर से रंभाने लगती। जल्दी से सोमेश खेतों में जाता है और उसे खिलाने के लिए घास काट कर लाता है। भैंस घास खा लेती है, लेकिन फिर जोर जोर से रंभाने लग जाती है। ये देखकर सोमेश, अरे क्या हो गया इसे? कान फाड़ रही है मेरे, शांति से सोने नहीं दे रही है, चिल्लाती ही जा रही है। मैं बहरा हो जाऊंगा और चीखी तो। मैं इस भैंस को कहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसे अब और नहीं सहन कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे ही वो ये सोचता है, भैंस अपनी पूंछ उसके मुंह पर मार देती है। उसे बहुत बुरा लगता है।
और वो उसे दूर करने की ठान लेता है। सोमेश भैंस को जगत के घर ले जाता है। वहाँ दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये देख वो भैंस को घास के ढेर के पास छोड़कर अपने घर चला गया। भैंस घास खाने लगती है। सोमेश अपने घर जाकर आराम से सो जाता है। भैंस की याद आने पर वापस जगत के घर भागता है। वहां जाकर उसने देखा कि भैंस सोना निकाल रही है। ये देखकर सोमेश चौंक गया। जगत ने मुझे ये नहीं बताया था कि ये जादुई भैंस है। अब मैं उसे भैंस नहीं देने वाला हूँ वापस। वो क्या करता है, भैंस के कान छिदवा देता है, उसके पैरों में पायल पहना देता है। उस दिन से वो भैंस की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। इस तरह 4 दिन बीत जाते हैं। जगत और कला वापस लौट आते हैं। जगत से कला भैंस को घर वापस लाने के लिए कहती है। उसकी बात मानकर जगत भैंस लाने के लिए सोमेश के घर गया, लेकिन सोमेश कहने लगता है कि उसने उसे कोई भैंस नहीं दी थी। दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है और लड़ाई की बात ग्राम प्रधान सुंदरैया तक पहुंच जाती है। सुंदरैया इस बात को सुनने के बाद दोनों से पूछताछ करने लगते हैं। तब सोमेश बड़ी चतुराई से कहता है, सरपंच जी, भैंस इसकी है तो मुझे उसकी पहचान बताने के लिए कहें इससे। ये सुनकर जगत भैंस के बारे में बताने लगा। जगत की बताई बात उस भैंस से मेल नहीं खाती। ये साबित करने के लिए कि उसकी भैंस है, सोमेश उसके छिदे हुए कान दिखाता है और उसे अपनी पहनाई हुई पायल दिखाता है। जगत समझ जाता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है और वो दुखी होता है। दूसरी तरफ सोमेश उस जादुई भैंस की खूब देखभाल करता है, सोना पाता है और अरबपति बन जाता है।